आज हम बात करने वाले हैं रिथिंक योरसेल्फ बाय जैक लीजर बुक के बारे में। सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान, यह वह चीज है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। बहुत लोग इसे सिर्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ समझते हैं, लेकिन जैक लीजर अपनी किताब रिथिंक योरसेल्फ में बताते हैं कि सेल्फ एस्टीम असल में आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं। इस सोच का रिफ्लेक्शन है, मतलब यह सिर्फ आपके काम या अचीवमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने कामों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, अपने आप को किस नजर से देखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि हम खराब इंसान हैं या हम काबिल नहीं हैं, लेकिन लीजर कहते हैं कि असल बात कुछ और है। लो सेल्फ एस्टीम का मतलब ये नहीं कि आई एम बैड, बल्कि ये है कि आई एम थिंकिंग बैडली अबाउट माई सेल्फ, यानी हम अपने बारे में गलत तरीके से सोच रहे हैं और हमारी सोच ही हमें नीचा दिखा रही है। हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न चलता रहता है वही हमें अपने आप से डिस्कनेक्ट कर देता है। सोचो, जब कोई गलती होती है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मैं तो बेवकूफ हूं, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। यह वह इनर वॉइस है जो धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाती है, और यही वॉइस हमारे सेल्फ एस्टीम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लीजर कहते हैं कि यह वॉइस असल में हमारी नहीं होती, यह समाज, तुलना, आलोचना और पुरानी कंडीशनिंग से आई होती है। जब हम इस आवाज को सच मान लेते हैं तो हम अपने ही खिलाफ सोचने लगते हैं। अब सोचो, अगर हम उस वॉइस को पहचान लें, अगर हमें पता चल जाए कि यह सोच हमारे अंदर की सच्चाई नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक हैबिचुअल पैटर्न है, तो हम खुद को बदल सकते हैं बिना खुद को बदलने की जरूरत के। लीजर इसी बात पर जोर देते हैं, चेंज योर थिंकिंग नॉट योरसेल्फ, क्योंकि असल में आपको खुद को बदलने की नहीं, बल्कि अपने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। हर इंसान की सेल्फ एस्टीम किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर नहीं टिकती, मतलब दूसरों की तारीफ या अप्रूवल से नहीं बनती। लेकिन हम अक्सर यह गलती करते हैं कि अपने आप को दूसरों की नजरों से डिफाइन करते हैं। जब कोई हमें अच्छा कहता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम टूट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा सेल्फ एस्टीम बाहर के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ना कि हमारे अंदर की क्लैरिटी पर। लीजर कहते हैं कि जब आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदल देते हैं तो आप बाहरी ओपिनियन से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। सेल्फ एस्टीम का रूट हमारे थॉट पैटर्न्स में है। जब आप किसी काम में फेल होते हैं तो दो तरह की सोच हो सकती है। एक कहती है मैं फेलियर हूं, दूसरी कहती है मैंने कोशिश की लेकिन यह तरीका काम नहीं किया, अगली बार कुछ और ट्राई करूंगा। पहला तरीका खुद पर हमला करता है, दूसरा तरीका खुद को ग्रोथ का मौका देता है। यही डिफरेंस है लो सेल्फ एस्टीम और हेल्थी सेल्फ एस्टीम में। लीजर इस बात को बहुत ब्यूटीफुली समझाते हैं कि सेल्फ एस्टीम कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है। ये कोई परमानेंट चीज नहीं कि अगर आज आपकी सेल्फ एस्टीम लो है तो हमेशा रहेगी। ये फ्लूइड है, यानी आपके सोचने के पैटर्न्स के हिसाब से हर दिन बदल सकती है। अगर आज आप अपने बारे में पॉजिटिव और रियलिस्टिक तरीके से सोचते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम नेचुरली स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप हर छोटी गलती पर खुद को जज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। सोचो, कितनी बार आपने खुद को किसी और से कंपेयर किया है। वो मुझसे बेटर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा सक्सेसफुल है। ये कंपैरिजन ट्रैप बहुत सल है। हमें लगता है कि हम बस इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन अंदर से हम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। लीजर कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम का एनिमी कंपैरिजन नहीं, बल्कि कंपैरिजन का गलत इंटरप्रिटेशन है। मतलब दूसरों को देखकर अपनी वर्थ को क्वेश्चन करना, यही हमारी इनर पीस को तोड़ देता है। अब अगर आप अपनी सोच को ऑब्जर्व करने लगे बिना जज किए, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर कई ऑटोमेटिक थॉट्स चलते रहते हैं, जैसे मैं इतना कैपेबल नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं कभी सक्सेस नहीं पा सकता। ये थॉट्स अचानक नहीं आते, बल्कि सालों की कंडीशनिंग से बने होते हैं। लीजर कहते हैं कि इन थॉट्स को बदलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है।
जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि यह थॉट पैटर्न गलत है, तभी आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए हमें बहुत अचीवमेंट्स चाहिए, एक अच्छी जॉब, गुड लुक्स, रिलेशनशिप या पैसा। लेकिन लीजर कहते हैं कि यह सब सिर्फ टेम्परेरी बूस्टर्स हैं। असली सेल्फ एस्टीम तब आती है जब आप खुद को बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। जब आप ये समझते हैं कि आप सिर्फ अपनी सक्सेसेस या फेलियर्स नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। इमेजिन करो, अगर आप हर दिन अपने अंदर की नेगेटिव थिंकिंग को पकड़कर थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग देना शुरू करें, जैसे मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं सीख रहा हूं, या मैंने गलती की लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लूजर हूं, तो आपका माइंड धीरे धीरे खुद को हील करने लगता है। क्योंकि दिमाग वही मानता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप खुद को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं तो दिमाग मान लेता है कि आप सच में कमजोर हैं। लेकिन अगर आप खुद से कंपैशन के साथ बात करते हैं तो वह आपको स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाना शुरू करता है। उसे लीजर कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम असल में रिलेशनशिप विद योरसेल्फ है, और जैसे किसी हेल्दी रिलेशनशिप में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, वैसे ही अपने साथ हेल्थी रिलेशनशिप में सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ कंपैशन जरूरी है। जब आप खुद को समझते हैं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं और खुद से दया के साथ बात करते हैं, तभी आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहेंगे या कभी डाउट नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब डाउट या फेलियर आता भी है, तब भी आप खुद से रिस्पेक्ट और काइंडनेस के साथ डील करते हैं। आप खुद से यह नहीं कहते कि मैं बेकार हूं, बल्कि ये सोचते हैं मैं इंसान हूं, गलती होना नॉर्मल है, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूं। हमारा माइंड एक मिरर की तरह है, जो सोच हम उसमें डालते हैं वही हमें वापस दिखाता है। अगर हम खुद के लिए हार्श वर्ड्स यूज करते हैं तो दिमाग भी हमें वही रिफ्लेक्शन देता है। लेकिन अगर हम अपने थॉट्स को धीरे धीरे काइंड बनाते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन भी बेटर होता जाता है। लीजर इसी चीज को रिथिंकिंग योरसेल्फ कहते हैं। खुद को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने सोचने के लेंस को साफ करो। सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का पहला स्टेप है अवेयरनेस, दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस और तीसरा स्टेप है एक्शन। लेकिन ये एक्शन अंदर की क्लैरिटी से आता है, ना कि गिल्ट से। जब आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं, स्ट्रेंथ्स और फ्लॉस दोनों के साथ, तो आप खुद के लिए स्पेस बना लेते हैं ग्रो करने की। लीजर कहते हैं कि ज्यादातर लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट ट्रैप में फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वह परफेक्ट नहीं बनेंगे तब तक वह लवेबल नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि सेल्फ लव और सेल्फ एस्टीम परफेक्ट बनने के बाद नहीं आते, बल्कि तभी आते हैं जब आप अपनी अपूर्णता, इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जिंदगी में हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब ईगो नहीं होता, बल्कि ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस होता है। ईगो कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, जबकि हेल्थी सेल्फ एस्टीम कहता है मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं और मैं बेहतर बन सकता हूं। यह सबटिल डिफरेंस ही आपके मेंटल पीस की कुंजी है। आखिर में लीजर ये रिमाइंड करते हैं कि थिंकिंग सिर्फ एक मेंटल एक्ट नहीं है, यह एक इमोशनल पैटर्न भी है। आपकी इमोशंस और थॉट्स एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आपका बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। एनर्जी गिर जाती है, मोटिवेशन कम हो जाती है। लेकिन जब आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका बॉडी भी रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट फील करता है। यानी सेल्फ एस्टीम कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि माइंड और बॉडी दोनों का कंबाइंड एक्सपीरियंस है। तो अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम को सच में बिल्ड करना चाहते हैं तो स्टार्ट विद योर थिंकिंग। खुद को जज मत करो, ऑब्जर्व करो। हर बार जब नेगेटिव थॉट आए उसे जेंटली क्वेश्चन करो, क्या यह सच में सच है? और फिर अपने आप से वह वर्जन बनो जो समझदार, काइंड और रियलिस्टिक है। क्योंकि जैसा लीजर कहते हैं, यू डोंट हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू जस्ट हैव टू रिथिंक योरसेल्फ। यही असली सेल्फ एस्टीम है, अपने बारे में सही नजर से देखना, अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना और खुद से वह रिस्पेक्ट देना जो आप दूसरों को आसानी से दे देते हैं। जब आपकी सोच आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ होती है, तभी आप अपनी पूरी पोटेंशियल से जीना शुरू करते हैं।
कभी आपने गौर किया है कि आपके दिमाग में दिन भर कितनी बातें चलती रहती हैं? कभी मैंने ये सही नहीं किया, कभी लोग क्या सोचेंगे, कभी मुझसे नहीं होगा। यही वह इनर वॉइस है जिसे जैक लीजर अपनी किताब रिथिंक योरसेल्फ में अनफेयर सेल्फ टॉक कहते हैं। ये वो बातें हैं जो हम खुद से कहते हैं, पर इतने हार्श तरीके से कि अगर कोई दूसरा हमसे ऐसे बोले तो शायद हम रिश्ता ही तोड़ दें। लेकिन अपने साथ हम ये व्यवहार रोज करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी सेल्फ एस्टीम इतनी लो क्यों है। लीजर कहते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम बाहर से नहीं आती, ये हमारे दिमाग के अंदर की आवाज से पैदा होती है। वह इनर डायलॉग जो लगातार हमें जज करता है, क्रिटिसाइज करता है और कंपेयर करता है। ये सेल्फ टॉक अक्सर ऑटोमेटिक होता है, मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने बारे में कितना नेगेटिव सोच रहे हैं। जैसे कोई इनविजिबल बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर वक्त चल रहा है। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं कभी इनफ नहीं बनूंगा। ये सारे थॉट्स हमारे मूड, कॉन्फिडेंस और बिहेवियर को कंट्रोल करने लगते हैं। ये अनफेयर सेल्फ टॉक इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये बहुत सल होती है। शुरू में ये लॉजिकल लगती है, जैसे मुझे थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए, मुझे बेटर बनना है। पर धीरे धीरे यह सेल्फ इंप्रूवमेंट से निकलकर सेल्फ क्रिटिसिज्म में बदल जाती है। और जब आप खुद को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं तो आपका दिमाग उस बात पर बिलीव करने लगता है। धीरे धीरे वह इनर क्रिटिक आपका आइडेंटिटी बन जाता है। अब आप खुद को वैसे नहीं देखते जैसे आप हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको दिखाता है। लीजर कहते हैं कि अनफेयर सेल्फ टॉक की सबसे ट्रिकी बात यह है कि वह सही लगती है। जब आप गलती करते हैं और आपका माइंड कहता है मैं बेवकूफ हूं, तो आपको लगता है कि यह रियलिटी है, लेकिन असल में यह परसेप्शन है, एक डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन। हमारा दिमाग हर सिचुएशन को मीनिंग देता है, लेकिन वो मीनिंग हमेशा सच नहीं होता। अगर आपसे कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फैक्ट है प्रोजेक्ट फेल हुआ, लेकिन अनफेयर सेल्फ टॉक कहता है मैं फेल हूं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहला फैक्ट न्यूट्रल है, दूसरा जजमेंटल। यही जजमेंट धीरे धीरे सेल्फ एस्टीम को तोड़ देता है। कभी कभी ये इनर वॉइस किसी पुराने एक्सपीरियंस से आती है। बचपन में किसी ने डांटा हो, कंपेयर किया हो या कहा हो कि तुमसे नहीं होगा। वह बात एक सीड की तरह हमारे माइंड में रह जाती है और फिर हर बार जब कोई सिमिलर सिचुएशन आती है वह सीड उगने लगता है। हम खुद को वही बातें रिपीट करते हैं जो हमने किसी और से सुनी थी। लीजर कहते हैं कि अनफेयर सेल्फ टॉक अक्सर बोरोड होती है, किसी और की आवाज जो हम अपनी समझकर जीने लगते हैं। लेकिन अब सवाल है, अगर ये अनफेयर सेल्फ टॉक इतनी गहराई से हमारे अंदर है तो इससे निकलें कैसे? लीजर कहते हैं पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि अभी मैं खुद से अनफेयरली बात कर रहा हूं, तो आप उस वॉइस की पावर को थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, आप उसके स्लेव नहीं रहते बल्कि उसके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो खुद से पूछिए क्या यह फैक्ट है या फीलिंग। ज्यादातर बार यह बस एक फीलिंग होती है जो किसी असुरक्षा से निकली होती है, लेकिन जब आप उसे फैक्ट की तरह ट्रीट करते हैं तो वह आपके कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाती है। लीजर कहते हैं कि अनफेयर सेल्फ टॉक का पैटर्न कुछ कॉमन फ्रेजेस में दिखाई देता है, जैसे मैं हमेशा, मैं कभी नहीं, मुझ में कुछ गलत है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। यह एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको ट्रैप महसूस कराती हैं, लेकिन लाइफ एब्सोल्यूट नहीं होती। हर इंसान में स्ट्रेंथ्स और फ्लॉस दोनों होते हैं। जब आप खुद को एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स में डिफाइन करते हैं तो आप अपने ही मन में केज बना लेते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि खुद को क्रिटिसाइज करना जरूरी है ताकि हम बेटर बन सकें, पर लीजर कहते हैं कि यह मिथ है। रिसर्च भी बताती है कि हार्श सेल्फ टॉक इंप्रूवमेंट नहीं लाता बल्कि पैरालिसिस लाता है। आप एक्शन लेने से डरने लगते हैं क्योंकि हर कोशिश पर खुद की इंसल्ट का डर होता है। जब आप खुद को लगातार नॉट इनफ कहते हैं तो आप अपने माइंड को सिग्नल देते हैं कि कोई भी कोशिश बेकार है। धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म हो जाती है। अब इमेजिन करो कि अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसे बात करें जैसे आप खुद से करते हैं, तू हमेशा फेल करता है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या वह दोस्त आपसे बात करना चाहेगा? शायद नहीं।
फिर हमारा दिमाग हमें क्यों सुनेगा जब हम उसे हर वक्त इंसल्ट करते हैं? लीजर कहते हैं आपको अपने माइंड के साथ फ्रेंडशिप करनी होगी, क्योंकि सेल्फ एस्टीम ग्रो वहीं होती है जहां सेल्फ काइंडनेस होती है। ये अनफेयर सेल्फ टॉक सिर्फ आपकी इमोशंस को नहीं, आपकी बॉडी को भी अफेक्ट करती है। जब आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल रिलीज करती है। इससे हार्ट रेट बढ़ता है, एनर्जी गिरती है और आप फिजिकली भी टायर्ड फील करने लगते हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं आई फील वर्थलेस, वह सिर्फ सोच नहीं होती, वह नहीं कि एक फिजिकल फीलिंग भी बन जाती है। मतलब आपका अनफेयर सेल्फ टॉक लिटरली आपके शरीर को भी कमजोर बनाता है। लीजर ये भी बताते हैं कि अनफेयर सेल्फ टॉक का एक हिडन ट्रैप है। ये आपको फैमिलियर लगता है। नेगेटिव सोच भी कंफर्ट जोन बन जाती है। हमें लगता है कि अगर हम खुद को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो हम कंट्रोल में रहेंगे, मिस्टेक्स नहीं करेंगे, लेकिन यह इल्यूजन है। असल कंट्रोल तब आता है जब आप खुद को सपोर्ट करना सीखते हैं, ना कि गिराना। अब बात करें सेशंस की। लीजर कहते हैं कि अनफेयर सेल्फ टॉक को बदलने के लिए आपको अपनी लैंग्वेज बदलनी होगी। अगर आपका माइंड कहता है मैं फेल हूं तो जवाब दें, नहीं, मैंने कोशिश की और रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मैं फिर कोशिश कर सकता हूं। जब आप हार्श वर्ड्स को जेंटल वर्ड्स से रिप्लेस करते हैं तो आपका ब्रेन न्यू न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे वह इनर क्रिटिक सॉफ्ट हो जाता है और इनर कोच उभरने लगता है। लीजर सजेस्ट करते हैं कि आप थॉट जर्नलिंग की हैबिट डालें। जब भी कोई अनफेयर या नेगेटिव थॉट आए उसे लिखें, फिर उसे क्वेश्चन करें, क्या यह थॉट फैक्चुअल है? क्या इसके सबूत हैं? क्या मैं किसी और से ऐसे कहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो वह थॉट अनफेयर है। राइटिंग से क्लैरिटी आती है और दिमाग धीरे धीरे डिस्टिंग्विश करना सीखता है कि कौन सी आवाज हेल्पफुल है और कौन सी हार्मफुल। एक पावरफुल एक्सरसाइज जो लीजर बताते हैं वो है रिफ्रेजिंग प्रैक्टिस। जब आप सोचते हैं मैं यूजलेस हूं तो उसे रिफ्रेम करें। मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूं लेकिन मैं सीख रहा हूं, या मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन कैपेबल हूं। इस तरह के स्मॉल मेंटल शिफ्ट्स आपका इमोशनल एनवायरनमेंट बदल देते हैं। लीजर का मेन पॉइंट यह है कि अनफेयर सेल्फ टॉक को साइलेंस नहीं करना बल्कि अंडरस्टैंड करना है। जब आप उसकी ओरिजिन समझते हैं कि वह किसी पुराने फियर, इनसिक्योरिटी या बिलीफ से आई है, तो आप उसे कंपैशन से एड्रेस कर सकते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं जो डर गया हो। यह अप्रोच फाइटिंग योरसेल्फ नहीं बल्कि हीलिंग योरसेल्फ है। धीरे धीरे जब आप अपने माइंड के अनफेयर थॉट्स को चैलेंज करते हैं तो सेल्फ एस्टीम खुद ग्रो करती है। क्योंकि सेल्फ एस्टीम का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई नेगेटिव थॉट ना आए, बल्कि यह कि जब वह आए तो आप उसे सच ना माने। आप खुद को वह रिस्पेक्ट देना सीख जाए जो आप डिजर्व करते हैं। जैक लीजर कहते हैं अनफेयर सेल्फ टॉक एक लेंस की तरह है जो आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। आप वही दुनिया देखते हैं जो आपकी सोच दिखाती है। अगर आपका लेंस क्लाउड है तो सब कुछ धुंधला लगेगा, लेकिन जब आप उस लेंस को साफ करते हैं, मतलब अपनी सोच को फेयर बनाते हैं, तो आप खुद को वैसे देखने लगते हैं जैसे आप सच में हैं। इम्परफेक्ट बट वैल्यूएबल, फ्लॉड बट वर्दी, ह्यूमन एंड ग्रोइंग। कभी कभी हम अपने बिगेस्ट एनिमी खुद बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन यह स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस मोमेंट आप अपने अनफेयर सेल्फ टॉक को पहचान लेते हैं उसी मोमेंट हीलिंग शुरू हो जाती है। आप अपने माइंड को धीरे धीरे सिखा सकते हैं कि वह दोस्त बनकर बोले, दुश्मन बनकर नहीं। और याद रखिए, जैसा लीजर कहते हैं, योर थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। वह सिर्फ स्टोरीज हैं जो आपका माइंड बार बार सुनाता है, और अगर वह स्टोरीज अनफेयर हैं तो आपको उन्हें दोबारा लिखने का हक है। जब आप अपनी स्टोरी बदलते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी बदल जाती है, क्योंकि आखिर में सेल्फ एस्टीम बाहर से नहीं, आपके अपने शब्दों से बनती है। उन शब्दों से जो आप खुद से हर दिन कहते हैं। हम सबके अंदर कुछ बिलीफ्स होते हैं, यानी ऐसी बातें जो हम अपने बारे में मानते हैं जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है। जैसे मैं मेहनती हूं, मैं सोशल सिचुएशंस में ऑकवर्ड हूं, मुझसे हमेशा गलती हो जाती है, मैं लोगों के लायक नहीं हूं या मैं लकी नहीं हूं। ये बिलीव्स हमारे बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और डिसीजंस को शेप करते हैं। लेकिन जैक लीजर अपनी किताब रिथिंक योरसेल्फ में कहते हैं कि इन बिलीव्स में से हर एक बिलीफ फेयर नहीं होती।
कुछ बिलीफ सच होती है, लेकिन बहुत सी बिलीफ्स हार्श होती हैं, यानी वह हमारी सेल्फ इमेज को चोट पहुंचाती हैं, हमें छोटा महसूस कराती है और हमारी पोटेंशियल को सीमित कर देती है। लीजर का मेन पॉइंट है, हर सोच सच नहीं होती और हर बिलीफ फेयर नहीं होती, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने बिलीव्स को कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। हमें लगता है कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं वह एब्सोल्यूट ट्रुथ है। अगर हमारे दिमाग में यह बिलीफ है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, इसलिए लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकता, तो हम इसे फैक्ट मान लेते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? शायद नहीं। यह बिलीफ किसी पुराने एक्सपीरियंस, किसी रिजेक्शन या किसी डर से बनी होती है, और फिर हम उस बिलीफ को बार बार रिपीट करते हैं जब तक वह हमारी आइडेंटिटी ना बन जाए। लीजर कहते हैं कि बिलीफ्स दिमाग के फिल्टर्स की तरह काम करते हैं। ये फिल्टर्स तय करते हैं कि हम सिचुएशंस को कैसे देखेंगे। अगर आपका बिलीफ है कि मैं अनलकी हूं, तो जब भी कुछ बुरा होगा आप उसे प्रूफ की तरह देखेंगे। देखा, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। लेकिन जब कुछ अच्छा होगा तो आप उसे इग्नोर कर देंगे या कहेंगे बस किस्मत से हो गया। यानी आपका बिलीफ रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। यही रीजन है कि सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, क्योंकि हमारे बिलीफ्स फैक्ट से नहीं फियर से बने होते हैं। अब सवाल है, फेयर बिलीफ क्या होती है और हार्श बिलीफ क्या? फेयर बिलीफ्स वो होती हैं जो बैलेंस्ड और रियलिस्टिक होती हैं। वो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को एक्नॉलेज करती हैं। जैसे मैं हर चीज में परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूं, या कभी कभी मैं नर्वस हो जाता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीक हूं। ये बिलीव्स ग्राउंडेड होती हैं, रियलिटी से जुड़ी हुई। दूसरी तरफ हार्श बिलीव्स एक्सट्रीम और जजमेंटल होती हैं। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मैं दूसरों जितना स्मार्ट नहीं हूं। ये बिलीव्स आपको इंप्रूव नहीं करती, बल्कि गिल्ट और शेम में धकेल देती हैं। लीजर बताते हैं कि हार्श बिलीव्स की जड़ अक्सर बचपन में होती है। जब कोई टीचर, पेरेंट या फ्रेंड हमें किसी बात के लिए क्रिटिसाइज करता है, तो वह आवाज हमारे अंदर बिलीफ बन जाती है। जैसे अगर किसी ने कहा तू तो हमेशा गड़बड़ करता है, तो वह बात एक लेबल बन जाती है और हम खुद को उसी नजर से देखने लगते हैं। हर गलती उस बिलीफ को स्ट्रैंग करती जाती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद मैं सच में गड़बड़ हूं। यही हार्श बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और हर नई सिचुएशन में ट्रिगर होती है। लीजर कहते हैं कि बिलीफ्स को चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन पहले उन्हें इवैल्यूएट करना जरूरी है। मतलब आपको खुद से सवाल पूछने होंगे, क्या यह बिलीफ फैक्ट पर आधारित है या फियर पर? क्या यह बिलीफ मुझे ग्रो कर रही है या मुझे गिल्ट में फंसा रही है? क्या मैं इस बिलीफ को किसी और के बारे में भी इतना हार्शली कहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि वह बिलीफ अनफेयर है। इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग में बिलीफ है, मैं लोगों से बात करने में बहुत ऑकवर्ड हूं। अब इसे इवैल्यूएट करते हैं। क्या यह 100% सच है? शायद नहीं। कुछ सिचुएशंस में आप कंफर्टेबल होते होंगे, कुछ में नहीं। तो क्या इसे इतना जनरलाइज करना सही है? नहीं। क्या इसे सॉफ्टेन किया जा सकता है? हाँ, कभी कभी मैं नर्वस होता हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस से बेटर हो सकता हूं। देखिए, स्टेटमेंट वही है, पर टोन बदल गई। ये फेयर बिलीफ है क्योंकि इसमें हार्श जजमेंट नहीं है, बस अवेयरनेस है। लीजर बताते हैं कि हार्श बिलीव्स का एक बड़ा नुकसान ये है कि वह सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। मतलब अगर आप मान लेते हैं कि मैं फेलियर हूं, तो आप नई चीजों को ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। फिर जब आप कुछ नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आता और आपका बिलीफ और मजबूत हो जाता है। देखा, मैं सच में फेलियर हूं। इस तरह हार्श बिलीव्स आपको एक मेंटल लूप में फंसा देती हैं, लेकिन फेयर बिलीव्स आपको पॉसिबिलिटी दिखाती हैं। वो कहती हैं, मैंने अभी तक सक्सीड नहीं किया, लेकिन कोशिश कर सकता हूं। यह छोटी सी शिफ्ट ही सेल्फ एस्टीम को ट्रांसफॉर्म कर देती है। कभी कभी हार्श बिलीव्स डिस्गाइज्ड होती हैं। वह पॉजिटिव लगती हैं, लेकिन अंदर से टॉक्सिक होती हैं। जैसे मुझे हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, मुझे कभी गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे सबको खुश रखना चाहिए। सुनने में अच्छी लगती है, पर यह बिलीव्स आपको प्रेशर में डालती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा स्ट्रांग नहीं रह सकता। गलती इंसान का हिस्सा है, वीकनेस भी ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है। जब आप अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पर बिलीव करते हैं, तो हर बार जब आप उन्हें मीट नहीं कर पाते, गिल्ट आता है। इसलिए लीजर कहते हैं फेयर बिलीफ्स वो हैं
जो ह्यूमन रियलिटी को एक्सेप्ट करती हैं, ना कि परफेक्ट बनने का प्रेशर डालती हैं। लीजर का सुझाव है कि आप अपने बिलीव्स को कैटेगराइज करें, हेल्पफुल बिलीव्स और हार्मफुल बिलीव्स। हेल्पफुल बिलीव्स वो हैं जो आपको एम्पावर करती हैं, एक्शन के लिए मोटिवेट करती हैं और आपको कंपैशन देती हैं। हार्मफुल बिलीव्स वो हैं जो आपको स्टक महसूस कराती हैं, डराती हैं या शेम में डालती हैं। उदाहरण के लिए, हेल्पफुल बिलीफ में सीखने की कैपेसिटी रखता हूं, हार्मफुल बिलीफ में हमेशा फेल करता हूं। दोनों के बीच फर्क सिर्फ वर्ड्स का नहीं है, एनर्जी का है। जब आप किसी हार्श बिलीफ को पकड़ते हैं तो उसे रिराइट करना जरूरी है। लीजर कहते हैं कि बिलीफ को बदलने के लिए एविडेंस ढूंढना बहुत काम आता है। जैसे अगर आप मानते हैं मैं दूसरों से बात नहीं कर सकता, तो सोचिए क्या कभी आपने किसी से अच्छे से बात की है? शायद हाँ। वह एक एग्जाम्पल ही उस बिलीफ को चैलेंज कर सकती है। जब आप माइंड को काउंटर एविडेंस दिखाते हैं तो वह धीरे धीरे मानना शुरू करता है कि शायद उसकी पुरानी सोच पूरी तरह सही नहीं थी। यही प्रोसेस बिलीफ ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। लीजर एक पावरफुल बात कहते हैं, बिलीफ्स हैं चॉइसेस डिस्गाइज्ड एज ट्रुथ्स। यानी हम जो मानते हैं वह कई बार हमारी चॉइस होती है, ना कि एब्सोल्यूट ट्रुथ। लेकिन जब हम उस चॉइस को बार बार रिपीट करते हैं तो वह हमारे लिए ट्रुथ बन जाती है। इसलिए अगर हम चाहें तो नई बिलीव्स चूज कर सकते हैं, ऐसी जो हमें हील करें, मोटिवेट करें और अनफेयर जजमेंट से मुक्त करें। अब सोचिए, अगर आपकी हर हार्श बिलीफ फेयर बन जाए तो क्या होगा? अगर मैं बेकार हूं की जगह मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं आ जाए, अगर मुझसे नहीं होगा की जगह मैं कोशिश करूंगा आ जाए, तो आपके अंदर की एनर्जी कैसे बदल जाएगी? यह बदलाव सिर्फ वर्ड्स का नहीं है, यह आपके दिमाग केमिस्ट्री को भी बदल देता है। आप खुद के लिए कंपैशनेट बिलीव्स बनाते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं और आप ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। लीजर ये भी बताते हैं कि फेयर बिलीव्स ऑनेस्टी पर आधारित होती हैं, ना कि फैंटेसी पर। मतलब फेयर बिलीफ का मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है। जैसे मैं वर्ल्ड्स बेस्ट हूं बोलना जरूरी नहीं कि हेल्पफुल हो, लेकिन मैं कैपेबल हूं और इंप्रूव कर सकता हूं। यह रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म है। फेयर बिलीफ आपको ग्राउंड पर रखती है पर गिरने नहीं देती। धीरे धीरे जब आप अपने बिलीफ्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि उनमें से कई बिलीव्स पुराने पेन से निकली हैं जो अब रेलेवेंट नहीं है। किसी ने कभी आपको जज किया, इंसल्ट किया या अंडर एस्टिमेट किया और आपने वह बात पकड़ ली। अब वह बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बन गई। लेकिन लीजर रिमाइंड करते हैं कि बिलीफ्स चेंजेबल हैं, वह परमानेंट टैटूज नहीं है। आप चाहे तो अपने बिलीफ सिस्टम को रीडन कर सकते हैं, जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को फिर से रंग देता है। इस प्रोसेस में पेशेंस जरूरी है, क्योंकि हार्श बिलीव्स सालों से दिमाग में जमा होती है और उन्हें बदलने में टाइम लगता है। शुरुआत अवेयरनेस से होती है, फिर क्वेश्चनिंग से और फिर रेपिटेशन से। हर बार जब आप हार्श बिलीफ को पकड़कर फेयर बिलीफ में बदलते हैं, आप अपने सेल्फ एस्टीम के लिए एक नया फाउंडेशन बना रहे होते हैं। लीजर के वर्ड्स में, फेयर थिंकिंग डजंट मीन पॉजिटिव थिंकिंग, इट मीन्स ट्रूथफुल थिंकिंग। इसका मतलब है कि खुद से सच बोलो, लेकिन दया के साथ। अपने फ्लॉज देखो पर उन्हें परमानेंट लेबल मत बनाओ। अपने मिस्टेक्स पहचानो पर खुद को उसके लिए पनिश मत करो। यही डिफरेंस है फेयर और हार्श बिलीफ्स में। आखिर में लीजर ये समझाते हैं कि जब आप अपनी बिलीफ्स को फेयर बनाते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम नेचुरली बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप खुद को किसी इल्यूजन या शेम की नजर से नहीं देख रहे होते, बल्कि रियलिटी और कंपैशन की नजर से देख रहे होते हैं। आप खुद के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के साथ सोचने लगते हैं, और यही शिफ्ट सबसे पावरफुल होती है। सोचिए, जिंदगी में कितनी बार हम दूसरों के लिए फेयरनेस की बात करते हैं पर खुद के साथ अनफेयर रहते हैं। हम दूसरों को दूसरा मौका देते हैं पर खुद को नहीं। अगर आप आज से अपनी बिलीव्स को थोड़ा फेयर बनाने लगे, खुद को थोड़ा और समझने लगे, तो शायद आपका रिलेशनशिप विद योरसेल्फ पूरी तरह बदल जाए। क्योंकि जैसा लीजर कहते हैं, सेल्फ एस्टीम डजंट कम फ्रॉम परफेक्शन, इट कम्स फ्रॉम फेयरनेस।
जब आप खुद को सही नजर से देखना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रूफ करने की कोशिश करते रहते हैं। किसी को यह दिखाना कि हम सक्सेसफुल हैं, कैपेबल हैं, स्मार्ट हैं या गुड इनफ हैं। लेकिन जैक लीजर अपनी किताब रिथिंक योरसेल्फ में कहते हैं कि यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ या वैल्यू को परफॉर्मेंस, अचीवमेंट या दूसरों की अप्रूवल से जोड़ देते हैं तो आप कभी ट्रूली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्योंकि तब आपकी वैल्यू कंडीशनल हो जाती है। यानी अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप वैल्यूएबल हैं, अगर नहीं किया तो आपकी वैल्यू गिर गई। यही हैबिट धीरे धीरे हमारी सेल्फ एस्टीम को कमजोर कर देती है। लीजर कहते हैं कि हर इंसान की वर्थ इंट्रिंसिक होती है, मतलब वह पहले से ही होती है, किसी एक्सटर्नल प्रूफ की जरूरत नहीं। आपका एग्जिस्टेंस ही प्रूफ है कि आप वैल्यूएबल हैं। लेकिन बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तब तक वैल्यूएबल नहीं हो जब तक कुछ अचीव ना करो। स्कूल में मार्क्स, स्पोर्ट्स में ट्रॉफीज, काम में प्रमोशंस, हर जगह हमें परफॉर्म करना सिखाया जाता है। और धीरे धीरे हम खुद को उन्हीं मैट्रिक्स से मेजर करने लगते हैं। अब इमेजिन करो, अगर आप किसी दिन फेल हो जाओ या एवरेज परफॉर्म करो तो क्या आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी? नहीं, लेकिन माइंड ऐसा महसूस कराता है क्योंकि उसने ये फार्मूला बना लिया है, परफॉर्मेंस बराबर वर्थ, और यही फार्मूला गलत है। लीजर बताते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड सेल्फ वर्थ एक इनविजिबल प्रजन की तरह है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, आप मेहनत करते हैं, टारगेट अचीव करते हैं, तारीफ पाते हैं, लेकिन अंदर से एक डर चलता रहता है। अगर मैं फेल हुआ तो, अगर लोग मुझे कैपेबल नहीं समझे तो, अगर इस बार सक्सेस नहीं मिला तो क्या होगा? ये फियर ही बताता है कि आपकी वर्थ किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड कर रही है। परफॉर्मेंस बेस्ड सेल्फ वर्थ की सबसे ट्रिकी बात यह है कि यह एडिक्टिव होती है। जब आपको सक्सेस या प्राइज मिलता है तो डोपामिन रिलीज होता है, आपका ब्रेन खुश हो जाता है, लेकिन यह हैप्पीनेस टेम्परेरी होती है। कुछ दिन बाद फिर से वही खालीपन लौट आता है और आप अगले अचीवमेंट की दौड़ में लग जाते हैं। इस तरह आप कांस्टेंट वैलिडेशन चस करने लगते हैं। आपको लगता है कि सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो रही है, पर असल में वह फ्रजाइल होती जा रही है, क्योंकि एक फेलियर, एक क्रिटिसिज्म या एक कंपैरिजन उसे तोड़ देता है। लीजर कहते हैं कि असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपकी सेल्फ वर्थ किसी अचीवमेंट पर डिपेंड नहीं करती। जब आप जानते हैं कि आप वैल्यूएबल हैं, भले ही आप फेल हो, भले ही कोई आपको अप्रूव ना करे, भले ही आज आप बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे पाएं, तब आपकी सेल्फ एस्टीम स्टेबल रहती है। अब सवाल उठता है, हम परफॉर्मेंस बेस्ड सेल्फ वर्थ को कैसे पहचानें? इसके कुछ सुपिल सिग्नल हैं। जैसे अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आप इंस्टेंटली अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन अगर कोई इग्नोर करे तो आपका मूड गिर जाता है। आप काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर से डर है कि गलती करने पर आपकी रिस्पेक्ट घट जाएगी। आपको आराम करने या कुछ ना करने पर गिल्ट महसूस होता है। आप दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। अगर यह पैटर्न्स आपके अंदर हैं तो इसका मतलब है कि आपका माइंड वैल्यू को अचीवमेंट के स्केल पर मेजर कर रहा है। लीजर कहते हैं कि यह माइंडसेट सोसाइटी और अपब्रिंगिंग दोनों से आता है। बचपन में जब हमें कहा गया अगर अच्छे मार्क्स आए तो अच्छा बच्चा, अगर जीत गए तो स्मार्ट, अगर नहीं तो डिसअपॉइंटमेंट, तब से दिमाग ने सीख लिया कि प्यार और रिस्पेक्ट परफॉर्मेंस के बदले मिलते हैं। धीरे धीरे हम खुद को उसी इक्वेशन में फिट करने लगते हैं। लेकिन एडल्ट लाइफ में यह फार्मूला हमें इमोशनल एग्जॉस्टेशन तक पहुंचा देता है। अब लीजर कहते हैं, इस ट्रैप से बाहर निकलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको खुद से यह ऑनेस्ट सवाल पूछना होगा, क्या मैं खुद को तब भी वैल्यूएबल मानता हूं जब मैं फेल होता हूं? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी वैल्यू गलत जगह रखी हुई है। आपकी वर्थ किसी टाइटल, सैलरी, रिलेशनशिप या फॉलो काउंट से डिफाइन नहीं होती। यह चीजें आपकी लाइफ को डेकोरेट कर सकती हैं, लेकिन डिफाइन नहीं। लीजर कहते हैं, आपकी वर्थ एग्जिस्ट करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक्जिस्ट करते हैं। आप वैल्यूएबल हैं क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं।
ये सब इंसान होने की क्वालिटीज है और यही आपकी असली वर्थ है। जब आप अपनी वैल्यू रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं तो परफॉर्मेंस नेचुरली इंप्रूव होती है, क्योंकि अब आप डर से नहीं, क्यूरियोसिटी और पर्पस से काम करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड वर्थ आपको एशियस बनाती है, जबकि इंट्रिंसिक वर्थ आपको पीसफुल बनाती है। लीजर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन करो कि आप एक आर्टिस्ट हो। अगर आप आर्ट सिर्फ इसलिए बनाते हो कि लोग पसंद करें तो हर रिजेक्शन पेनफुल लगेगा। लेकिन अगर आप आर्ट इसलिए बनाते हो क्योंकि आप खुद एंजॉय करते हो तो फीडबैक आपकी आइडेंटिटी को हिला नहीं सकता। यही फर्क है एक्सटर्नल वैलिडेशन और इंटरनल वर्थ में। इंट्रिंसिक वर्थ को समझने का मतलब यह नहीं कि आप गोल्स छोड़ दें या एम्बिशंस खत्म कर दें। इसका मतलब है कि गोल्स आपकी वैल्यू प्रूव करने का टूल नहीं, बल्कि एक्सप्रेशन का तरीका बन जाए। अब आप कुछ अचीव करते हैं तो खुशी होती है, पर अगर नहीं करते तो सेल्फ हेट नहीं। ये इमोशनल फ्रीडम ही असली सेल्फ एस्टीम की जड़ है। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।